जय हिंद दोस्तों। एक करंट अफेयर की हमारी 5वीं क्लास है। अब इसके बाद हमारी 6 क्लास और बचेगी। मैंने बोला था 11 से 12 क्लासों में हमारा पूरा करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। और ये मेरी मैं गारंटी दे सकता हूं कि जितने भी आरटीजीएससीओ के पेपर में करंट अफेयर के यदि 10 प्रश्न भी बनते हैं तो 10 में से 9 प्रश्न इन्हीं क्लासों में से होकर आएंगे। तो आप लोगों को अब जितने से ज्यादा हो सके, जो भी साथी मैंने एक बार बोला था पहले कि आप लोग यदि लिखित करके प्रैक्टिस करते हो तो बहुत और अच्छा है, क्योंकि उसमें सब कंफ्यूज होने की कोई ज्यादा गुंजाइश रहती नहीं है। यदि आप लोग वीडियो के सहारे केवल ऑनलाइन सामग्री से केवल सुनने और देखने में आपकी ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप इसको बार बार देख के वो अपना प्रैक्टिस करते रहना, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में रह सके। तो यदि कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो उसमें हम लोगों को फिर भ्रम की स्थिति न बचे। ये हमारी 5वीं क्लास शुरुआत होती है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखो, ये किया गया है हमारे थल सेना के द्वारा। हम लोगों को ऐसे ही प्रश्नों पर अपनी थोड़ी दृष्टि बना के रखनी है कि आखिर हमसे पूछा क्या जा सकता है। तो हमसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी के आधार पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो अपना इसमें थोड़ा मैं ले लूँ कि पिछली एक हमारे विद्यार्थी ने कहा था कि आप टिक लगाते चल रहा है, तो अब हम लोग टिक लगाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में थल सेना ने एकलव्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और इसमें सेना के संबंधित जो भी हमारी सर्विसेज है उसको ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। 83-84वां प्रश्न हमारा है, वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन। ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पुस्तक का विमोचन विदेश में किया गया है। और ये पुस्तक का विमोचन, अब ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी अमेरिका में किया है, दूसरा है राजनाथ सिंह जी जापान में, तीसरा अमित शाह दिल्ली में, और चौथा जयशंकर प्रसाद यूएई में। ये संयुक्त अरब अमीरात में किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसमें बताया है कि भारत कैसे अब आगे हमारा विकास करेगा, कैसे समृद्धि, कैसे जीडीपी, और साथ में रक्षा के क्षेत्र में। तो इसका भी हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है। 85वां प्रश्न, 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किया गया। ऐसी चीजें थोड़ा आप लोगों ने देखा हुआ कि भारत की सुरक्षा की जो दृष्टि में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का अब हमारा हिस्सा होता जा रहा है। कोई भी ऐसी अफवाह होती है और सोशल मीडिया के द्वारा फैलती है, और मॉब लिंचिंग और ऐसी कई घटनाएं हमारे यहाँ अंजाम दे दिया जाता है। तो हमको अब इससे ज्यादा सतर्क रहना है। तो ऐसी चीजें यदि चर्चाओं में होती है तो हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 186वें प्रश्न पर, अग्नि वॉरियर अभ्यास किस देश से होता है? देखो, ये हम लोगों को इसलिए करना है कि जो भी अभी सिंगापुर का हमारी एक सेबी की अध्यक्ष थी, उन पर आरोप लगे थे कि सिंगापुर की साठगांठ से और ऐसा कुछ फायदा पहुंचाया गया था अपना। इसलिए सिंगापुर और सबसे ज्यादा समृद्ध व्यापारिक एरिया में सबसे ज्यादा समृद्ध। इसलिए तीसरी बात पर ये हमारा गौर करने वाली और है, क्योंकि हम लोग जो अंडमान निकोबार हमारा है वो सिंगापुर की तर्ज पर अब हम उसको विकसित कर रहे हैं। जो सिंगापुर देश हमारा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आखिर सिंगापुर की इनकम कैसी है। मान लो आप लोग जम्मू कश्मीर से यात्रा करके आते हैं बेंगलुरु, और बेंगलुरु में आपको रास्ते में कोई ऐसी चीजें रुकने के वीआईपी होटल, ढाबे, मतलब बाई कार आ रहे हैं, देखते हैं वहां आप रुकते हैं, तो वहां पर आप लोग कुछ खर्चा करते हैं, तो उस खर्चा का वहां की लोकल इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ता है, वहां के नागरिकों को कुछ रोजगार मिलता है इस चीजों में। तो ऐसे ही सिंगापुर का है। सिंगापुर का अपना कोई ऐसा बड़ा क्षेत्र है नहीं है, ना वो औद्योगिक वहाँ उत्पादन होता है, वो केवल आपको सर्विस प्रदान करता है। वो इतनी अच्छी सर्विस प्रदान कि हमारे यहाँ जहाँ एक मान लेते हैं कि जो पोर्ट है, और उस पोर्ट में 3 से 4 दिन कोई मालवाहक जहाज लादने में उतारने में टाइम लगता है, तो वहां पर केवल 40 मिनट लगते हैं। इतनी अच्छी सर्विस है सिंगापुर की। तो इसलिए हम लोगों को और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा ऑप्शन इसका भी डी हुआ है। 187वां प्रश्न, 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस कहाँ मनाया गया? ये इसीलिए ऐसी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। लद्दाख इसलिए पहला पॉइंट दिया गया इसमें कि आप सबसे पहले शायद लद्दाख लगा सकते थे, लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन है वो इसका भी डी है। 1950 के बाद जो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, फिर धोखे से इसमें भी कंफ्यूजन हो जाओ। तो 1949 को ये बहुत जोर शोर से और बहुत बड़ा आयोजन इवेंट किया गया था अभी जम्मू कश्मीर में 26 नवंबर को।
आप लोगों की यदि नज़र में हो तो आप लोगों ने जो देखा भी होगा। ठीक है, 188वां प्रश्न, आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। ये हमारे जसप्रीत बुमराह भारतीय खिलाड़ी है, इसलिए हम लोगों को ये जरूरी है। यदि कोई विदेशी होता तो इतना नहीं महत्वपूर्ण था, लेकिन हमारे भारतीय बॉलर है इसलिए हम लोगों को महत्वपूर्ण है। और दूसरे नंबर पर कागिसो रबाडा इंग्लैंड के, तो इसलिए हम लोग अब इसको भी नज़र में रखेंगे कि कौन है। T20 में मैंने इसके पहले बता चुका हूँ अपने भारतीय खिलाड़ी कौन है, और कैप्टन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, और वनडे रैंकिंग में कौन है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। ठीक है, संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान के अनुवाद का, देखो आप लोगों की अनुसूचियां मैं पढ़ाया नहीं हूँ, संविधान में बता भी दूंगा कि 12 अनुसूची है, उसमें 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब संस्कृत और मैथिली में संविधान अनुवाद करने का अनावरण किया है, वो आपको पता है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? पहला हमारा भारत का नागरिक, ये थोड़ा याद रख लेना है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? वो राष्ट्रपति जी है। तो ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो फिर आप लोग को कोई इससे राष्ट्रपति जी के पहले वाला कोई नाम दे दिया जाए, वो आप लोग उसको लगा के आए, ऐसा नहीं है। जो भी भारत का राष्ट्रपति पदेन राष्ट्रपति होता है वही प्रथम नागरिक होता है। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने इसका अनावरण किया है। तो संस्कृत में भी, अब इस संस्कृत भाषा से और मैथिली भाषा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी नज़र में ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, पीएम मोदी को विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है, ये अमेरिका के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर जो भारतीय एक अल्पसंख्यक समाज की वहाँ निर्माण किया गया, वो अमेरिका के द्वारा विश्व शांति पुरस्कार के से नवाजा गया पीएम मोदी साहब को। और अमेरिका इतना बड़ा दोस्त है, वो हमारे संबंध भी अभी अच्छे चल रहे हैं। हालांकि जो टैरिफ लगाया जा रहा है, वो हमारे यहाँ कीमतें कई वस्तुओं की बढ़ रही है, तो वो सब देशों पर बढ़ रही है। इसका देखो व्यापार, मैंने अपने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय देशों में संबंध होते हैं वो स्वहित के आधार पर होते हैं। आप कितने अच्छे मित्र हैं, आपसे कितनी अच्छी गले मिल रहे हैं, कितने आपके देश की यात्रा कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके देश का हित किसमें है वो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको विशेष तौर पर याद रख लेना। ठीक है, भारत का कवच के नाम से जाने जाते हैं, ये गुरु तेग बहादुर जिनकी मतलब सर कलम कलवाया था या हत्या करवा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। ये 14 नवंबर, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको टाइप होना चाहिए था 1675। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइपिंग गलत है। तो गुरु तेग बहादुर हमारे जो 9वें गुरु थे सिखों के, उनकी जयंती पर 24 नवंबर को मनाया जाता है और भारत के कवच के नाम से भी जाना जाता है। तो 24 नवंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। तो मतलब आप लोग ऐसा समझे, जयंती या शहीदी दिवस, शहीदी दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। और जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी औरंगजेब ने हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, या सर कलम करवाया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम मानने से इनकार कर दिया था। और उन लोग गुरु तेग बहादुर जो गुरु थे, उन्होंने भारत के नागरिकों के अधिकारों की और उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, 192 स्टेड बिस्मिल्लाह खान, नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाता है। इसमें मैं यूनाइटेड स्टेट समझा इसको, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अब रख लेना 82 लोगों को दिया गया। और इस संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, आदिवासी कला, कठपुतली कला में युवा प्रतिभाओं को मान्यता देता, मतलब युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देता है या उनको हमारा एक मौका देता है, एक मंच प्रदान करता है, ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार है। और इसमें जो भी अच्छे प्रदर्शन करता है उनको ये लगभग 25 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इससे याद रखना है कि आखिर किस क्षेत्र में दिया जाता है, केवल इसको याद रखना है। बाकी कितने लोगों को दिया गया ये कोई जरूरी नहीं है, ये संख्या इसलिए है कि आपको थोड़ी सी याद बनी रहे। भारत ने गगनयान मिशन के लिए किस देश से, ये तो ऑस्ट्रेलिया के हमारे जो भी एस्ट्रोनॉट है उनको तैयार, या चालक दल है उनको तैयार करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, देखो जितने भी ये अंतर्राष्ट्रीय और हमारे धार्मिक आयोजन होगा तो ऐसा कि प्रथम एशिया आयोजन
इस धर्म का कहाँ किया गया, लेकिन वो होंगे सारे हमारे भारत देश में। बाहर का कोई ऐसा आयोजन नहीं करवाता है इन चीज़ों का, लेकिन नाम होता है बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आयोजन होगा हमारे यहीं पर कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के, तो याद रख लेना है। अब कुरुक्षेत्र आपके लिए कोई अलग से क्षेत्र लग सकता है, मथुरा काशी आप तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, कुरुक्षेत्र में हुआ है। ठीक है। किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा? देखो, ये ईडन गार्डन है जिसका नाम रखा जाएगा। बंगाल क्रिकेट बोर्ड ने इसकी वो दी है, परमिशन दी है, प्रस्ताव रखा है। और झूलन गोस्वामी ये क्योंकि प्रथम महिला के नाम पर रखा गया, और अच्छा अभूतपूर्व योगदान दिया क्रिकेट क्षेत्र में महिलाओं की, तो इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि आपसे प्रश्न बन सकता था। तो आपको केवल याद रखना है कि बंगाल, पश्चिम बंगाल का स्टेडियम है ईडन गार्डन, ये जरूर याद रख लेना है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ये पिछली बार भारत 8वें, अब 10वें पर हो गया है, तो इसमें 2 अंक की गिरावट आई है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। और बहुत ज्यादा इसका मतलब वो कौन सा देश सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन, कौन सा ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर या वातावरण पर छोड़ रहा है, ऐसी रैंकिंग ये जारी की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी है। ठीक है। करीमगंज जिले का नाम श्री भूमि माँ लक्ष्मी की भूमि, ये श्री भूमि माँ लक्ष्मी की भूमि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने माना था, किया गया है। इस किस राज्य में है? ये असम में है। मैंने इसलिए ये प्रश्न डाला है कि ये पहला बात तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है, और हम लोग सेंट्रल का पेपर देने जा रहे हैं तो। और दूसरी बात, ज्यादातर नाम बदलने की प्रक्रिया ये यूपी और मध्य प्रदेश में चलती रहती है, तो आप लोगों को ये असम में हुआ है, तो पहली बात तो ये मेरा कारण है प्रश्न डालने का। दूसरा कारण है कि हमारे जो राष्ट्रगान है, और जो बंगाल का राष्ट्रगान है, उसके रचयिता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उमा लक्ष्मी की भूमि, और श्री भूमि एक मतलब उनकी वो पाठक करता एक कृति है, उसमें वो ज़्यादा इनके नाम से प्रसिद्ध थी, तो इसलिए करीमगंज का नाम रखा गया। अब दूसरी बात मेरी सुन लो, मैंने एक पिछली में वीडियो का एक जवाब दे दूं। किसी साथी ने कमेंट में डाला है कि हमारे भारत की जो चोटी है वो कंचनजंगा है। मैंने उसी आप लोग क्या है कि पूरी पहली मेरी बात सुन लिया करो क्लास में। मैंने बोला था कि जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि की नज़र से है वो हमारी चोटी है कंचनजंगा, ये मैंने बात बोली है। गूगल अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका का जो मतलब वो है एजेंसी, तो उसकी नज़र में तो कंचनजंगा है, क्योंकि पीओके उसकी नज़र में पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है। हम लोग तो अभी हमारे भारत के नक्शे में दर्शाते हैं उसको, तो वो हमारा क्षेत्र है। अब यदि वहाँ K2 है और सबसे दूसरे विश्व सेकंड लार्जेस्ट है, तो वो हमारे भारत में वही हुई। तो यदि आपके में प्रश्न आ जाए तो आप K2 लगाएंगे, ना कि कंचनजंगा, याद रख लेना है इसको। और उसमें K2 सही होता है, क्योंकि हमारा अभी देश, हम लोग अभी भी पीओके के भारत का हिस्सा मानते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में? ये पहला हुआ है लखनऊ में हुआ है नाइट सफारी पार्क, तो स्थापना विकसित किया जा रहा है, तो आपको इसको भी याद रख लेना है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है। ये 56वां टाइगर रिजर्व है, 57वां रातापानी, 58वां माधव। मैंने बता दिया कि शायद ऐसी चीजें हो जाती हैं कि पूछ ली जाए, हम लोग तैयारी कुछ और करें और थोड़ा सा पूछ कुछ और लिया जाए, तो इसमें हम लोगों को फंसना नहीं है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, देखो एक भारत में जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, एक होता है CAG का, एक होता है महान्यायवादी का। लेकिन CAG स्वतंत्र होता है, महान्यायवादी सरकार का सलाहकार या मतलब उनके कानूनी विधि सलाहकार होता है। तो ये संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया। इनकी बात में थोड़ी 2-3 बातें, इनकी 148 से 151 अनुच्छेद में वर्णन है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है जैसे राज्यसभा का होता है, वो अधिकतम 65 वर्ष की उम्र के बाद कोई रह नहीं सकता है CAG। और ये संजय मूर्ति साहब को नियुक्त किया गया है। इनको इसलिए स्वतंत्रता होती है क्योंकि जो भी सरकार हमारी खर्चा करती है, आमदनी होती है, इनका सारी ऑडिटिंग करती है, मतलब लेखा परीक्षण सब इनका काम रहता है। और इनसे अपेक्षा की जाती है कि अधिकतर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वरिष्ठ जो रिटायर्ड जज हैं उनको बनाया जाता है। और इनके साथ सुरक्षा भी बहुत कुछ जुड़ी हुई है, जैसे हमारे मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ, इनके पास इनको वैसे जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग के आधार पर, वैसे ही इनकी सारी प्रक्रियाएं हैं। तो बहुत सारी सुरक्षा है और इसलिए हम लोगों को भारत देश से संबंधित। तो दूसरी बात,
केंद्र से संबंधित ये अधिकारी हैं, तो हमको इनको विशेष तौर पर याद रख लेना। ठीक। 201 राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस, वो पूछा जाएगा 19 नवंबर, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन होगा आपके यहाँ पर 21, वो 31 अक्टूबर, क्योंकि 31 अक्टूबर मैंने लास्ट में एक प्रश्न डाला है, वो 31 अक्टूबर इसलिए होगा क्योंकि 150वीं हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने जा रहे हैं, इसलिए 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस। उनमें सारे आप लोगों को, यदि आपने आज़ाद भारत का इतिहास पढ़ा हो और अंततः कैसे उन्होंने पूरे भारत को एक छत्र के नीचे लाया, तो इसलिए उनके इतने महत्वपूर्ण या इतने अभूतपूर्व योगदान को याद करते हुए 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये लास्ट में मैं बता दूंगा। 16 नवंबर को विश्व सहिष्णुता दिवस, और दूसरा एक दिवस है 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शौचालय दिवस। हमारे भारत में आपको नाम सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा, इतना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है इससे, शौचालय से। पहली बात तो जो स्त्रियों की इज्जत मान लेते हैं, मर्यादा जो होती थी भंग, जो रेप के ज़्यादा आते थे, इसी कारण आते थे क्योंकि महिलाओं को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था, तो इसको विशेष तौर पर याद रख लेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के प्रयास। दूसरी बात स्वास्थ्य की और सुरक्षा की, पहला सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरा अपना स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना प्रभाव पड़ता था, कितनी लोगों के लिए कई डायरिया में और इन सारी चीज़ों में मौतें हो रही थी, तो इस पे आपको 16 नवंबर इसको भी याद रख लेना है। ठीक है। और सहिष्णुता दिवस आपको इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 में, ये 1995 में नहीं, इसके अभी पूरे 50 वर्ष होने वाले हैं, 1975 में शुरू किया गया था, तो इसलिए हम लोगों को विश्व सहिष्णुता दिवस याद रखना है। सराय काले खां का नाम बदलकर क्या किया गया है? ये 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा की, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती 150, और 150वीं जयंती नहीं है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, 150वीं नहीं लग रही है मुझे, हाँ जयंती जन्मदिन के पर मनाया जाता, बिल्कुल सही है, 150वीं जयंती होगी उनकी। और ये हमारा जो मुझे लगता है 150वीं जयंती नहीं होनी चाहिए, वो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं एक सेकंड देखता। ये 150वीं ही जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर इसमें कौन सी। और ये भगवान बिरसा मुंडा जो आदिवासी से संबंधित भगवान है, इनकी भी 150वीं जयंती है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन, मुझे इसलिए लगा कि 150 दोनों, ऐसा तो नहीं कोई मिस्टेक हो गया हो उसमें टाइप में, तो इसलिए मुझे समस्या लगी। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन, ये इंडोनेशिया, ये हमारा क्योंकि पड़ोसी देश है, और इसलिए आप लोगों को एक भूगोल में दिया ही गया है कि भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप पड़ोसी देश, तो इससे हम लोगों को पास के जितने भी देशों में कुछ घटनाएं होती हैं उन पर हम लोगों को नज़र जरूर बनाया जाएगा। कोच ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार, ए सुमा सिरूर, निशानेबाजी में अभूतपूर्व, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, उसमें जो भी पदक जीते हैं निशानेबाजी में, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए इन ऑफ द कोच ऑफ द ईयर चुना गया है इनको, सुमा थिरूर को। इनको, ये महिला हैं विशेष तौर पर, तो और याद रख लेना है आप लोगों को। डॉक्टर रवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री, मैं एक बार बता चुका हूँ, ये मॉरिशस के बने हैं। अभी हाल ही में मॉरिशस द्वारा पीएम साहब का ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, और वो हिंदू, जो हम लोग मानते हैं कि जो विश्व में ज़्यादा आबादी वाली हिंदू देश है, तो उसमें भारत, नेपाल और मॉरिशस है, तो इसलिए और महत्वपूर्ण है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में ये हरमनप्रीत सिंह, जिनको और एक भारत रत्न से के बराबर पुरस्कार दिया गया था जो खेल संबंधित दिया जाता है, वो किस किस को याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसलिए मैंने डाला है ये सम्मेलन कहाँ हुआ है, और ये 100% आपसे पूछा जाना चाहिए। तो ये हुआ है बाकू, अजरबैजान में। 29वां ये 1952 से 92 से होते आ रहे हैं सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन, आप लोगों को ना यदि जानकारी हो तो मैं बता दे रहा हूँ। जब से लगातार जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हो रहे हैं, प्रतिवर्ष होता है,
और 29वां बाकू अजरबैजान में हुआ था। थाईलैंड ने सोनू सूद को किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लगा कि हम लोग भारत के ही पढ़ते ना रह जाएं और ऐसा नहीं कोई किसी और देश का हमसे पूछ लिया जाए। ये पर्यटन के क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर थाईलैंड की सरकार ने, अभी थाईलैंड में वहाँ पर आप लोगों को जानकारी होगी कि भूकंप भी आया था और हमारे मोदी जी और साथ में बिम्स्टेक सम्मेलन भी हुआ, इसलिए और चर्चाओं में रहा। तो ये ऐसी है, कोई भी जानकारी हमसे ना छूटने पाए जो पूछ लिया जाए। 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, ये हम लोगों को संजीव खन्ना साहब नाम सबको होगा, ठीक है, पता 51। लेकिन इसका मैं बता दे रहा हूँ कि महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो जो RTGSO का एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मुख्य रूप से जितनी जानकारी है वो पूछे जाने की संभावना होती है। दूसरी बात, ये हमारा संघ से जुड़ा हुआ मामला है। तीसरी बात, अभी वर्तमान में ज़्यादा आरोप लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ज़्यादा स्वतः संज्ञान लिया जा रहा है। और ऐसे कई उपराष्ट्रपति जी का भी विवाद आप लोगों ने सुना हुआ कि आरोप लगाया है कि आप सीधे जो हमारे राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है उनको आदेश या सलाह नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते हैं किसी चीज में। और एक सांसद ने भी कई ऐसी टिप्पणियां की हैं वो मानहानि के क्षेत्र में आती हैं। यदि आप लोग उसको अब अगले बार में हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे कि कैसे क्या होता है इसका और कैसे मानहानि होती है कोर्ट की। उसमें 2000 रुपये का जुर्माना और मैक्सिमम मुझे लगता है कि 3 महीने की सजा है। यदि आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आपको माफ़ कर दिया जाता है पहली बार में। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन, ये मुझे लगता था कि ये प्रश्न जरूर बनने के, जो भी आप प्रति 2 सेकंड के बाद अपडेट होता जाता है कि हमारे देश की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन डी है, जो बेंगलुरु में स्थापित की गई है। किस राज्य द्वारा महिला आरक्षण सरकारी सेवाओं में 33% था वो 33 कर दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ये महिला प्रगति के क्षेत्र में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और एक नारी शक्ति बंधन केंद्र सरकार द्वारा जो पास किया गया था 33% का, वो आप 1/3 मत माना करें। 1/3 में 33.33% होता है, लेकिन ये 33% कुल किया गया था। तो ऐसा हो सकता है। एक और मैं संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किस देश के साथ, अब इसलिए मैं वज्र प्रहार डाला कि आप लोग ये ना समझ जाएं वज्र प्रहार में कि ये हमारा अमेरिका के साथ होता है वज्र प्रहार, कि आप कोई समझे कि पड़ोसी देश के साथ। तो अभी हमारे जो रिश्तों की आप लोगों को जानकारी होगी कि अमेरिका ने हमारे 26/11 जो 2008 मुंबई हमला हुआ था उसके तहब्बुर राणा जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनको प्रत्यर्पण कर दिया है भारत को। तो इसलिए ऐसी चीज़ें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, ये मैंने बोला है कि वहाँ पर हम लोग जो देख के आए हैं 19 नवंबर का, ये आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर को ये जरूर आपसे एकता दिवस, क्योंकि आप सैनिकों में धर्मगुरु बनने जा रहे हैं भारतीय सेना में, और ये राष्ट्रीय एकता के बहुत बड़े प्रतीक हैं। वहाँ पर एकता विविधता में राष्ट्रीय एकता, विविधता में एकता, इन सारी चीज़ों का सद्भाव संभाव इनका ज़्यादा मूल्य होता है सेना में, इसलिए इनको आपको जरूर याद रखना। हमारे 213 हो गए हैं। अब हमारा इसके बाद कुछ नहीं बच रहा है। 5 क्लास और लूँगा, 5 क्लास में हम लोग सारा करंट अफेयर कवर कर लेंगे। एक बात और है, यदि आप लोग कमेंट में नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे या आदाब या अस्सलाम वालेकुम या सत श्री अकाल कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसमें ऐसा लगने लगता है कि आप लोग एक्टिव हैं अभी पढ़ाई में। तो थोड़ा कमेंट जरूर करते चलिएगा, जिसमें लगने लगता है कि हमारे साथ जितनी मेहनत हम भी कर रहे हैं उतनी मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।